बालक एंड बालिकाएं कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ही होंगे हम लोग। अब बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। तो आइए आज का इस लेक्चर में हम चर्चा करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लिक करके इस प्रीवियस वीडियो को यानी पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों लोगों ने कमेंट्स किया था कि पीपीएल अभी तक समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं पीपीएल के बारे में। पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन का हिंदी समतल, पोलराइज लाइट ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा था। ध्यान से समझिएगा, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, लाइट से रिलेटेड है, और प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है, वेव है, जो हम प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम चर्चा किए थे। ठीक है। यानी कि प्रकाश की जो किरणें उत्सर्जित हो रही है और उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि वेव क्या था, तरंग क्या था, याद करो, लहरा। ठीक है। तो इसमें जो लहरा उत्पन्न होती है वो सभी प्लेन की दिशाओं में होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, दाएं बाएं, यानी कि चारों दिशाओं में इसका क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, चारों दिशाओं में। ठीक है। तो ये चारों दिशाओं में जो प्रकाश प्रोपगेट कर रही है, तो इस लाइट का नाम रखा गया है अनपोलराइज लाइट, या नॉर्मल लाइट भी कह सकते हैं, साधारण प्रकाश भी कह सकते हैं, नॉन पोलराइज लाइट। ध्यान दीजिएगा, जब इसी लाइट को किसी क्रिस्टल से, उस क्रिस्टल का नाम क्या रखे थे हम, हाँ बोलिए, पोलराइजर। पोलराइजर या इसको एनालाइजर भी कहते हैं। पोलराइजर से होकर अगर गुजारिएगा इस क्रिस्टल से, तो ये जो चारों दिशाओं में प्रकाश से किरण क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो इसका ऑसिलेशन केवल एक ही प्लेन में होता है। ऐसे जब हम ऑप्टिक्स चर्चा करेंगे, फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें डिटेल में चलेंगे। अभी सिंपल में ही समझिए कि चारों दिशाओं में, यानी कि जो प्लेन है सभी प्लेनों में इसका ऑसिलेशन है। दिस इज द एसएस, दिस इज द एसएस। ठीक है। अगर इसका ऑसिलेशन वन डायरेक्शन में हो जाता है, केवल एक ही प्लेन में ही ऑसिलेशन रह जाता है, वाइब्रेशन रह जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। और जब प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से होकर गुजारा जाता है, तो देखा जाता है कि उसका बिहेव, यानी कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, पीपीएल जो है, इसके प्रति उसका व्यवहार परिवर्तन मिलता है। जैसे हम चर्चा किए थे उसमें भी कि नाम सुने होंगे ग्लूकोज, तो उस पर लिखा रहता है डी ग्लूकोज, और एक होता है एल ग्लूकोज। तो दोनों में से कौन खाया जाए, तो हमारे शरीर के लिए हमारा जो एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है वो डी ग्लूकोज को करता है। तो ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, मगर वह दो तरह का कंपाउंड हुआ, एक डी डैक्स्ट्रो नाम दिए थे, एल से हो गया लेबो। तो डैक्स्ट्रो जो ग्लूकोज है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, एल को हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है। तो डी ग्लूकोज को यदि प्लेन पोलराइज लाइट से होकर गुजारा जाए, यदि इस प्रकाश को उससे हम गुजारें, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है, रोटेट, घूम जाता है। ठीक है।
या तो राइट की ओर घूमेगा या तो लेफ्ट की ओर घूमेगा। ठीक है, तो यदि राइट की ओर घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो। उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रूप में है। और यदि लेफ्ट की ओर घूम जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीवो। जो यहां तक हमने चर्चा कर दिया था, वो जितने भी पहले हम पार्ट 1 में चर्चा किए थे, वो चर्चा किए थे प्रेडिकली फॉर्म में। वो तो लैब में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है ना, वह किधर की ओर घूम जा रहा है, राइट की ओर घूम रहा है कि लेफ्ट की ओर। तो आपका सवाल जो रहेगा वो तो कॉपी में रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लैब में जाने की कोशिश कीजिएगा कि सर आ रहे हैं 1 घंटा टाइम दिया जाए और लैब से होकर हम आ रहे हैं, बता देंगे कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में है कि लीवो फॉर्म में है। ऐसा है संभव नहीं। तो उसके लिए हम थ्योरेटिकल बात करते हैं आप लोग को अब, कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बिहेव चेंज करता है, या तो राइट की ओर मुड़ेगा या तो लेफ्ट की ओर। वो तो लैब की चीज है, मगर थ्योरेटिकल हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर का कंडीशन क्या है सर, वो तो लैब का चीज है। लैब में जाएंगे तो देखेंगे लेफ्ट गया कि राइट गया। ठीक है, थ्योरेटिकल चर्चा कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा कंपाउंड होगा, तो याद रखिएगा कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डाई सिमेट्री या सिमेट्रिकल कंपाउंड हो। डाई सिमेट्रिकल कंपाउंड हो। तो कहिएगा कि सर डाई सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या है, तो सुना होगा सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, डाइसिमेट्रिकल। तो खैर है एक जैसा, एसिमेट्रिकल ही जैसा, मगर थोड़ा सा इसमें क्या है, डिफरेंट है। एसिमेट्रिकल भी कुछ किताबों में लिखा हुआ रहता है, मगर थोड़ी सी अंतर है जो आगे हम चर्चा करेंगे कि डाइसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या अंतर है। और क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड होना चाहिए वो कायरलिटी होना चाहिए, कायरलिटी कंपाउंड होना चाहिए। कंपाउंड, तो कहिएगा कि ये कैसा कंपाउंड है सर, कायरलिटी क्या है। तो कायरलिटी का मीनिंग होता है हैंडेड। यस, जो हाथ का जो मिरर बनता है, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है और इसका अगर इमेज इस तरह से बनेगा, तो ये दो जो मिरर इमेज है एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं होगा। समझाते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा। हैंडेड क्या हो, इमेज हो, हाथ जैसा, है ना, वह आइसोमर कंपाउंड हो। हाथ का जिस तरह से इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उस तरह का आपको क्या होना चाहिए, देखिए हैंडेड डेनेस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हैंडेडनेस, डेनेस होता है। जैसे मान लो कि आपका आकृति हैंड का इस तरह का है, ठीक है। इसको यदि हम मिरर के सामने यदि रखा जाए तो इसका इमेज कैसा बनेगा, जस्ट उल्टा। देखते होंगे आप लोग, खड़ा हो जाइएगा मिरर के सामने, तो ये वाला हाथ इधर दिखाई देने लगता है और ये वाला हाथ इधर दिखाई देने लगता है। अगर मान लो कि इस तरह का है तो इमेज किस तरह का बनेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
अब ये दोनों एक दूसरे के अध्यारोपित नहीं होते, टॉप पर रखना है, ये नहीं कि ऐसे मिलान करना है, ये हेडवाइज होगा। जब भी रखना है तो टॉप पर रखेंगे तो कभी मिलन होगा, एक जैसा देखिए तो अध्यारोपित हो जा रहा है, एक दूसरे को ढक ले रहा है तो नहीं, उसी को कहा गया है हैंडेडनेस, यानी कि इमेज ऐसा हो जो एक दूसरे को अध्यारोपित, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ना ले। यानी कि हम कहेंगे कि कैरलिटी का एक मीनिंग हो गया आपका हैंडेडनेस और एक मीनिंग हो गया आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब हो? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, हिंदी क्या हो जाएगा? एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करने वाला प्रतिबिंब, इमेज होना चाहिए। जैसे मान लो कि इस हाथ का अगर इमेज देखा जाए तो ऐसा बनेगा, अगर इन लोग को ऐसे मिला दिया जाए तो देखिए तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? अध्यारोपित कर रहा है। मगर यहां है नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, यानी कि अध्यारोपित करने का तरीका ऐसे नहीं, टॉप पर रखिए। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, प्रतिबिंब है, तो ये सामने से नहीं मिलाना है, इसके ऊपर टॉप पर रखिए या इसके ऊपर रखिए। टॉप पर रखेंगे तो देखिए तो एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहा है? नहीं, ये कर रहा है इसको? नहीं। अध्यारोपित कब होता? जब अंगूठा का मिलन होता, कानी अंगुली के मिलन हो जाता, सभी अंगुली एक दूसरे से परस्पर अध्यारोपित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम सुपर इम्पॉसिबल इमेज। मगर टॉप पर अगर रखा जाए तो मिलेगा नहीं, तो उसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। यही दो कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिव का, एक होना चाहिए डाइसिमेट्रिक कंपाउंड और एक होना चाहिए कायरलिटी कंपाउंड, और एक है कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल। नेक्स्ट क्या है? कायरल सेंटर। तो एक एक करके हम समझाते हैं कि कायरल सेंटर किसको कहेंगे, या इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। फिर हम चर्चा करेंगे क्या सर कायरल सेंटर और कायरलिटी दोनों एक चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, डाइसिमेट्रिकल जो कंपाउंड है वही आपको कायरलिटी कंपाउंड होगी। क्लियर है? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कायरल सेंटर क्या है। तो कहता है कि वैसा एटम जो अन्य एटम से जुड़ा हुआ रहेगा या ग्रुप से जुड़े हुए रहेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, कायरल। अब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, कायरल सेंटर, या इसको कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो कंडीशन क्या है? कायरल सेंटर एटम कौन सा होगा? तो वह एटम होगा जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो एटम होंगे, जनरली तो यहां कार्बन ही लेकर हम चल रहे हैं, जो कार्बन जो एटम होंगे sp3 तभी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है जब उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो। याद करो, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तभी होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो 4 सिग्मा के मतलब हो गया कि कार्बन के पास कैसा बंधन? तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। चारों क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तब हम किसके श्रेणी में रखेंगे? कायरल सेंटर के। दूसरा कंडीशन है कि चारों का चारों हमको सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन इसका है कि चारों पर सजा हुआ एटम्स या ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट या डिफरेंस
ग्रुप, है ना, या एटम। इस एटम पर जो चारों जो बॉन्ड है, वो चारों बॉन्ड पर जो एटम सजा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बन ले लिया और इधर मान लो कि एटम जो सजा हुआ है ए है, इधर मेरा बी है, इधर मेरा सी है, इधर मेरा डी है, तो चारों देखिए तो एटम क्या है, कहिएगा कि सर यहां भी सी यहां भी सी, तो चलो दूसरा ले लेते हैं, है ना, ई ले लेते हैं। देखिए तो चारों जो इसका एटम होंगे चाहे ग्रुप होंगे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि यह जो सेंटर एटम है, सेंट्रल एटम जो है, यह हो जाएगा मेरा कैसा, कायरल सेंटर। कैसा हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दे के पहचान कीजिएगा कि कौन सा एटम है ना कायरल है। बस दो ही याद रखना है, sp3 यानी कि चारों बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, और उस पर जो एटम सजा होना चाहिए, जो ग्रुप सजा होना चाहिए, वो चारों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। चारों ग्रुप या एटम डिफरेंट और वह सिंगल बॉन्ड्स हो, ज्योमेट्रिकल नहीं है कि डबल चाहिए, याद करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दे दें CH4 में कार्बन एटम क्या कायरल है, तो देखा जाए इसका स्ट्रक्चर यदि बनाया जाए, संरचना बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। देखिए तो पहला कंडीशन तो मिल गया कि चारों सिग्मा बॉन्ड हुआ, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। 4 सिग्मा बॉन्ड है पहला कंडीशन में, 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कंडीशन क्या था, ये जो एटम जो सजा होना चाहिए, चारों परमाणु या समूह डिफरेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंट है, नहीं, तो ये मेरा कायरल सेंटर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और देखा जाए एग्जांपल, जैसे हम दे दें CH3 CH2 CH3, सभी का जांच करते हैं। कार्बन पर आपका देख लीजिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, मानते हैं कि 3 हाइड्रोजन समान हो जाएगा, मगर एक जुड़ा हुआ जो कार्बन है डिफरेंट हो जाएगा, मगर 3 तो समान है ना, ये भी मेरा कायरल सेंटर नहीं होगा। इसको देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन 2, इधर है CH3, इधर भी है CH3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, चलिए सही है। क्या चारों डिफरेंट है, नहीं, तो यह कायरल सेंटर नहीं होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर है, और देखा जाए जैसे हम दे दें CH2 डबल बंधन CH2, बताइए कि इनमें कौन सा एटम कायरल एटम है या कायरल सेंटर का कार्य कर रहा है। तो देखिए तो यहां स्ट्रक्चर यदि इसका बनाया जाए, तो चारों एटम भी समान है, और क्या देखिए तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, नहीं, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड इसके पास नहीं है, एक हो गया पाई और 3 हो गया सिग्मा, तो ये भी मेरा कायरल सेंटर नहीं है। जब भी होगा कायरल सेंटर तो कौन, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एकल बंधन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे और देखा जाए, जैसे हम दे दे CH Cl सिंगल बंधन CH Br, स्ट्रक्चर बनाकर जांच कर लेते हैं। यह कार्बन
हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है सिंगल, और फिर यहां दिया हुआ है सिंगल। ठीक है, मगर देख लीजिए 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं के अनुसार यदि हम यहां एक और बढ़ा देते हैं, 2 1 3 अब 1 4, यहां भी 2 कर देते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। एक हाइड्रोजन नीचे डाल देते हैं, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब इधर फिर मेरा क्या है, ब्रोमीन। देखिए अब इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं कि कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो कायरल सेंटर की पहचान क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि 4 सिंगल बंधन होना चाहिए। 4 हैं। ये देखिए तो ये एटम डिफरेंट है नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, समान हो गया। तो ये भी मेरा कायरल सेंटर नहीं है, ये भी मेरा कायरल सेंटर नहीं है। और देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है और इस पर सजा हुआ है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सजा हुआ है। चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड। चारों देखिए तो एटम क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब कि यह मेरा क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है। अब एक चीज जान लीजिए, यदि एक 1 कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। 1 यदि कायरल सेंटर है, एक यदि कायरल सेंटर होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीपीएल के प्रति उसका बिहेव जो रहेगा वह चेंज हो जाएगा, यानी रोटेशन 2 तरह का, या तो राइट की ओर या तो फिर लेफ्ट की ओर, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मगर यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि कायरल सेंटर रहेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। 100% हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, 1 कायरल सेंटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कायरल सेंटर है तो 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मगर 2 कायरल सेंटर हो, 3 कायरल सेंटर हो तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा। उसके लिए वही है, कायरालिटी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो 1 कायरल सेंटर कंफर्म रही है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर है। और देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है, बोलो जाए, दही में। तो आइए देखते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वह उसमें कायरल सेंटर है कि नहीं। और 1 कायरल सेंटर रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मगर जहां 1 से अधिक हो जाए, 2 हो 3 हो, तो फिर हम नहीं कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। 100% नहीं कह सकते हैं। फिर आना पड़ेगा आपको किस पर, कायरलिटी या डाइसिमेट्रिक कंपाउंड पर आना होगा। ठीक है, तो सिंपल 1 कायरल सेंटर है तो आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, याद करो बच्चों, याद पड़ा नहीं, CH3 COOH सिंगल बंधन H सिंगल बंधन OH। देख लिया जाए, चारों जो आपका है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चारों देखिए तो ग्रुप कैसा है, तो 4 जो मेरा यहां ग्रुप है या एटम है, ग्रुप्स या एटम क्या है, डिफरेंट है। तो ये मेरा जो सेंटर है इसको हम लोग बोलेंगे कायरल सेंटर। और कितने कायरल सेंटर है, 1 कायरल सेंटर है तो अवश्य ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
तो कायरल सेंटर से भी पहचान कर सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, मगर 1 कायरल सेंटर होना चाहिए। 2 रहेगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे डाइसिमेट्रिक कंपाउंड है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड 1 कायरल सेंटर से रिलेटेड थोड़ा सा हम अब चर्चा कर देते हैं कि डेक्स्ट्रो किसको कहेंगे और लीवो किसको कहेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर 2 रूप में करेंगे, एक आपका डेक्स्ट्रो, अब एक करेंगे हम लीवो। याद करो, DL डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अब एक है लीवो रोटेटरी। तो थोड़ा सा हम आइसोमर की भी चर्चा कर देते हैं। देखिए, लैक्टिक एसिड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, COOH यहां पर था, ये मेरा कायरल सेंटर है, 1 कायरल, और इधर हम सजा देते हैं OH, इधर हम सजाते हैं H, इधर सजाते हैं CH3। इसकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे फार्मूला को, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी 3D फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो 3D रूप को हम बोर्ड पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 2D। तो 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जरा डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके सामने एक मिरर रख दिया जाए, ऐसा नहीं कि लैब में मिरर रखा जाता है, ये क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहां पर मिरर रखा हुआ रहता है, नहीं। ठीक है, एक केवल आइडिया दिया जा रहा है कि डेक्स्ट्रो और लेवो हम किसको कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए हो गया वर्टिकल, ए हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो प्लेन है ये जस का तस रहेगा। जैसे तुम भी मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि मूड़ी जो है से वो नीचे चल जाता है, पैर ऊपर आ जाता है, नहीं। क्या चेंज होती है, ध्यान देना, ये दोनों हाथ का अगर देखा जाए इमेज प्रतिबिंब, तो ये वाला किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देता है, यानी कि इमेज ऐसा बन जाता है। क्लियर है? तो उसी तरह से आप सोचिए कि ये मेरा मुड़ी है, ये पैर है, तो इसका तो नीचे ऊपर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर जो बदलेगा, ओरिएंटेशन जो बदलेगा, यानी इमेज जो इसका बनेगा, वो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और OH उधर चला जाएगा। तो मान लो कि OH इधर घूम रहा है, रोटेट कर गया, किसका, प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति अगर प्रकाश इससे हम गुजारें तो राइट की ओर रोटेट कर जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर, या आप कहिए कि 3D फॉर्म में इसका रूप हम लिखेंगे COOH जस का तस, CH3, और इधर है H कर देते हैं, इधर OH पलट गया, यानी ये ऐसे भाग गया, ऐसा, यानी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो, क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, और इस आइसोमर को बोलेंगे लीवो, या शॉर्टकट में लिखा जाता है D-लैक्टिक एसिड, और इसको हम बोलेंगे L-लैक्टिक एसिड। तो कहिएगा कि सर ये तो इधर कर रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि यह लेफ्ट की ओर घूमा कि राइट की ओर घूमा। तो इससे एक कंफर्म क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह दायां मुड़ रहा है कि प्रकाश से किरणें बायां मुड़ रहा है। तो इसके लिए हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि अगर मान लो कि हम प्लेन पोलराइज लाइट को इससे होकर गुजार रहे हैं, तो यह अगर रोटेट कर जा रहा है क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में, तो इस आइसोमर का नाम रखेंगे हम क्या चीज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और D-लैक्टिक एसिड नाम रखेंगे। ठीक है, और यहां देखिए, इससे ये अगर बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने से अगर बन रहा है, ये इमेज बन जाए, तो हम बोलेंगे उसको क्या चीज, L-लैक्टिक एसिड। और
पहले से ही हम चर्चा करते आ रहे हैं कि आप लोग ग्लूकोज, गर्मी को दिन है तो ग्लूकोज का सेवन करते हैं, तो कौन सा, तो डी ग्लूकोज। एल ग्लूकोज उस पर नहीं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी में कुछ एंजाइम है जो डी ग्लूकोज को ही डाइजेस्ट कर सकता है, एल को नहीं। उसी तरह से दही में जो पाई जाती है वो आपको पाया जाता है डी लैक्टिक एसिड। अगर एल लैक्टिक एसिड दिया जाए तो हमारा बॉडी इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपाउंड हम अपने शरीर के में अंदर में डाल लें ताकि वो पच सके। क्लियर है? तो और अन्य चर्चा करने के लिए, यानी कि जो आपको समझ में क्लियर नहीं आ रहा होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैसे कह दे रहे हैं सर, लीवो रोटेटरी कैसे कह दे रहे हैं, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वही 3 चीज हम बराबर बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।